गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण। आज की जो क्लास में पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे बेटा जल में रेडॉक्स स्थायित्व। बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, तेरा यहीं से खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जल में रेडॉक्स स्थायित्व, जल में रेडॉक्स स्थायित्व। ठीक है, जल में रेडॉक्स स्थायित्व का मतलब क्या है वो समझ एक बार के लिए। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर। क्या बोलेगा? रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर। रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर। ध्यान से दे बेटा, बहुत से तत्व जो क्या होते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। मतलब खूब सारे एलिमेंट्स होते हैं जो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनका स्थायित्व यौगिक की ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाओं के साथ साथ विलायक की प्रकृति और विलयन में उपस्थित आयनों के साथ वायु की नमी, तापमान आदि के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, और जिनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो स्थायित्व है ना वो किस पर डिपेंड करती है? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके भौतिक गुण, जैसे वो द्रव है या गैस है, ठीक है, या ठोस है। इसके अलावा वो डिपेंड करती है विलायक की प्रकृति पर कि तेरा विलायक की जो प्रकृति है वो कैसी है। इसके अलावा वो डिपेंड करती है कि एनवायरमेंट में उपस्थित नमी के ऊपर, तापमान के ऊपर, इनके ऊपर वो डिपेंड करती है। मतलब कहना क्या चाहता है? मैं कहना यह चाहता हूं कि जितने भी तेरे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है गुरुजी सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन सी? भौतिक अवस्था किसकी? एलिमेंट की। ठीक है, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर निर्भर करती है। दूसरा ये किसके ऊपर डिपेंड करती है गुरुजी? ये डिपेंड करती है विलायक की प्रकृति पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर। इसके अलावा वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसके अलावा तीसरी बात यह है वो डिपेंड करेगी गुरुजी एनवायरमेंट के ऊपर। एनवायरमेंट मतलब वातावरण पर। ठीक है, देख वातावरण पर। पहला जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट, वो कौन कौन सी हो सकती है गुरुजी? एलिमेंट मेरा सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है। विलायक की प्रकृति मतलब गुरुजी विलायक मेरा कैसा है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगी। और वातावरण, वातावरण में दो घटकों के ऊपर निर्भर करती है बेटा, एक तो टेम्परेचर के ऊपर और दूसरी किसके ऊपर? ह्यूमिडिटी के ऊपर, मतलब आर्द्रता के ऊपर निर्भर करती है ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व है। ठीक है, जिन प्रजातियों का, अब बात आती है गुरुजी जल में रेडॉक्स स्थायित्व का मतलब क्या है। ये तो एलिमेंट्स के बारे में बता दिया मैंने, जो तेरे को बिल्कुल भी काम का नहीं है। काम की क्या चीज है? यहां से लिखेंगे जल में रेडॉक्स स्थायित्व, कि गुरुजी जल में रेडॉक्स स्थायित्व का मतलब क्या है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लेना एक बार के लिए। जिन प्रजातियों को जल में स्थायी कहा जाता है, ठीक है, वे प्रजातियां जल में स्थायी होती है, वे प्रजातियां जल में स्थायी होती हैं, वे प्रजातियां जल में स्थायी होती हैं जो न तो जल का ऑक्सीकरण करे, न जल का क्या करे? अपचयन करे। ठीक है, और न ही स्वयं का क्या करे? असमानुपातन करे। उसी को क्या बोलते हैं? जल में रेडॉक्स स्टेबिलिटी। आई बात समझ में? जल में रेडॉक्स स्टेबिलिटी का मतलब है कि वे प्रजातियां जो जल में स्थायी होती हैं, अर्थात जो न तो जल का, पानी का, न तो जल का ऑक्सीकरण करे, न तो जल का क्या करे? ऑक्सीकरण करे, और न तो जल का ऑक्सीकरण करे और न ही जल का अपचयन करती हैं, नहीं जल का अपचयन करें, तथा दूसरी क्या? तथा न ही स्वयं का असमानुपातन, न ही स्वयं का असमानुपातन करती है, न ही स्वयं का असमानुपातन करती है। क्या कहलाती है? हमेशा जल में रेडॉक्स स्थायित्व के लिए जिम्मेदार होती है। यदि कोई पदार्थ जल में अस्थायी है तो क्या कारण होगा कि वो जल में अस्थायी है गुरुजी? वो जल में अस्थायी होने के कारण है कि वो क्या करेगा कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल दे, अर्थात उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा।
दूसरा कारनामा क्या हो सकता है, अगर वो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल दे तो उसका खुद का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, और जल का पदार्थ का असमानुपातन का मतलब होता है खुद ही अपने ऑक्सीकरण और अपचयन में टूट जाए। ठीक है, दोबारा समझ बैठा एक बार के लिए, क्या लिखेगा, जल में रेडॉक्स स्थायित्व है, इसमें तू यही लिखेगा वे प्रजातियां जो जल में स्थायी होती है अर्थात जो जल के साथ न तो ऑक्सीकरण करे न ही जल का अपचयन करे न ही स्वयं का क्या करे, असमानुपातन करे, वे प्रजातियां हमेशा ही जल में क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। ठीक है, वे प्रजातियां जो न तो जल का ऑक्सीकरण करे न ही जल का क्या करे, अपचयन करे और न ही स्वयं का असमानुपातन करती हो। असमानुपातन का मतलब होता है स्वयं, असमानुपातन का मतलब होता है अपने आप या तो ऑक्सीडेशन में टूट जाए, या तो ऑक्सीडेशन करे या फिर क्या करे, रिडक्शन करे। ठीक है, अपने आप ऑक्सीकरण और अपचयन करे। ठीक है, क्या कहलाती है, असमानुपातन। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर मेरा कॉपर है, अगर मेरा क्या है, कॉपर, असमानुपातन की बात करूं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि गुरुजी जैसे मेरा कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या है बेटा, 0 है, क्या है, +1 कर ले। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे +1। अगर ये कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ चला जाए, कॉपर +2 में चला जाए और साथ में किस में चला जाए, कॉपर 0 में चला जाए। 2 कॉपर है, ठीक है, 2 कॉपर हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, ये किस में टूट जाए, +2 में और 0 में टूट जाए। अगर +1 से 0 में गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अगर +1 से +2 में चला गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसी को बोलते हैं असमानुपातन। आगे टॉपिक पढ़ेंगे अपन असमानुपातन का, तब आपको ये चीजें लिखनी है। तो छोटी सी बात लिखनी है यहाँ पे कि वे प्रजातियां जल में स्थायी होती है जो वे प्रजातियां जल में स्थायी होती है जो न तो जल का ऑक्सीकरण करे और न ही जल का क्या करे, अपचयन करे, तथा न ही स्वयं क्या हो, असमानुपातन करती हो, न ही स्वयं का क्या करे, असमानुपातन करती है। जल में क्या होती है, हमेशा ही स्थायी होती है। जल में क्या होती है बेटा, हमेशा ही स्थायी होती है। अब जल में स्थायी होती है, ठीक है, इसको कैसे समझते हैं अपन, इसको एक एक पॉइंट वाइज से समझते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि जल में ऑक्सीकरण, जल के द्वारा ऑक्सीकरण, जल द्वारा ऑक्सीकरण कैसे होता है, जल द्वारा ऑक्सीकरण वो समझ ले तू। ठीक है, आपने पढ़ा क्या कि वे प्रजातियां जल में स्थायी होती है जो न तो जल का क्या करे, ऑक्सीकरण करे, न ही जल का क्या करे, अपचयन करे। ठीक है, और नहीं क्या करे, असमानुपातन करे। तो 3 चीज हो गई, जल द्वारा ऑक्सीकरण, जल द्वारा अपचयन और असमानुपातन। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स को अपन क्या पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट लगा ले, जल द्वारा ऑक्सीकरण। ठीक है, जल द्वारा ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है वो समझ। ठीक है, धातुएं है ना, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया या फिर जल में उपस्थित अम्ल से अभिक्रिया वास्तव में जल या हाइड्रोजन आयनों द्वारा धातु की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, मोटी सी बात समझ, जल द्वारा ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है गुरुजी। मैं सिंपल सी बात करूं, जैसे मेरा जल है 2H2O है, ठीक है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया। क्या किया बेटा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में चला गया गुरुजी, हाइड्रोजन गैस निकाल दी और साथ में कौन सा बेस बन गया, 2OH- बन गया। ठीक है, जल की इस अभिक्रिया में क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं को देखने को मिलती है। ये अभिक्रिया देखिए, OH है, ये क्या है, तेरी क्षार है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन बताती है ना, ये बताती है कि इस अभिक्रिया में क्या है, ये केवल और केवल क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ ही ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, इसमें अपचयित हो गया जल द्वारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है गुरुजी, ऑक्सीकरण होना। फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज में। लिखेगा क्या, पहले ये देख ले, जल द्वारा ऑक्सीकरण, पहले ये लाइन लिखेगा, उसके बाद में क्या लिखेगा कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, क्या लिखेगा तू, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है, जल के साथ अभिक्रिया द्वारा धातु की ऑक्सीकरण अवस्थाएं या धातु की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। धातु की जल के साथ अभिक्रिया धातुओं की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। धातुओं की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। धातुओं की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है। कैसे, अगर मैं मेटल ले लूं, क्या ले लिया मैंने, एक धातु ले ली M, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी गुरुजी, H2O से करवा दी। किससे करवा दी, H2O से। तो मेटल क्या कहीं चलेगी, इलेक्ट्रॉन दे देगी।
मेटल क्या करेगी बेटा, मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगी। ठीक है, जैसे ही मेटल इलेक्ट्रॉन देगी दे रही है, ठीक है, इसने मेटल ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, पानी को दिया। मेटल ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, H2O का। तो H2O किस में टूट जाएगा गुरुजी, जो H2O है गुरुजी वो मेरा टूट जाएगा हाफ H2 में प्लस का OH माइनस में। किस में टूट जाएगा, OH माइनस में। आई बात समझ में। इसी प्रकार फिर क्या होगा गुरुजी, अगर मैं बात करूं मेटल है मेरी, अगर इसकी रिएक्शन किससे करवा दी मैंने, M प्लस से करवा दी, तो किस में टूट जाएगा, M किस में चली जाएगी, M के पास क्या है इलेक्ट्रॉन, तो M तो पॉजिटिव में आ जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा 1/2 H2 गैस बाहर निकल जाएगी। आई बात समझ में, 1/2 H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये क्या है मेरी, ये अभिक्रियाएं क्या होती है सारी की सारी मेरी जल द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है इनका। जल है मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्यों, मेटल पहले 0 ऑक्सीकरण अवस्था में थी, अब किस में चलेगी, +1 में। ठीक है, मेटल पहले किस में थी, 0 ऑक्सीकरण अवस्था में, और किस में चलेगी, +1 में। ध्यान दे बेटा, जो धातुएं होती है ये कौन सी होनी चाहिए, ये धातु तेरी जो धातु है ये धातु होनी चाहिए गुरुजी, या तो क्षारीय धातु, या फिर क्या होनी चाहिए गुरुजी, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, ध्यान देना बेटा दोबारा से, धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातुओं की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। किसके द्वारा, जल के द्वारा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं जल द्वारा ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं इसको, जल द्वारा ऑक्सीकरण इसका नाम पड़ जाता है बेटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल सी बातें बताई मैंने पहले लाइन में, दोबारा से लिखने का, लिखेगा क्या, सबसे पहले जल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यहाँ पे ऊपर लिख लेना जल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फिर क्या लिखेगा, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण अभिक्रिया देते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। फिर ये लिखेगा जो धातु होती है वो या तो क्षारीय धातु होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए मेरी, क्षारीय मृदा धातुएं होनी चाहिए। बस ये बात आपको लिखनी है जल द्वारा ऑक्सीकरण में। ठीक है, अब लिखते हैं अपन जल द्वारा अपचयन, किसका, धातुओं का। वही पढ़ेंगे, किसका अपचयन होगा वो देखते हैं अपन। ठीक है, जल द्वारा अपचयन, दूसरा पॉइंट है बेटा जल द्वारा अपचयन। ठीक है, जल द्वारा अपचयन मतलब अपन को रिडक्शन करना है, किसके द्वारा, पानी के द्वारा। ठीक है, जल एक अपचायक की भांति भी कार्य करता है। क्या लिखेगा, जल एक अपचायक, किसकी तरह बेटा, अपचायक की भांति कार्य करता है। जल एक अपचायक की भांति कार्य करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है गुरुजी, ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जल किस में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऐसी स्थिति में यह O2 गैस में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऐसी स्थिति में जल O2 गैस में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है बेटा, बात को दोबारा समझ। जैसे मैं बात करूं, अगर O2 गैस है, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, 4 हाइड्रोजन H+ से, और इसने क्या ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये किस में चला जाएगा गुरुजी, H2O बना लेगा। कितना H2O, 2 H2O बना लेगा। आई बात समझ में। ध्यान देना, इस अभिक्रिया में जो धनीय विभव होता है ना, वो उसका मान उच्च से स्पष्ट है। ठीक है, जहां पे E0 का मान कितना आता है, तेरा E0 का मान आता है गुरुजी यहाँ पे मेरा प्लस का 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.23 आता है। ये जो E0 का मान है बहुत ही ज्यादा आता है, E0 का मान क्या है, बहुत ही ज्यादा आता है। ठीक है, जो E0 का मान जो ज्यादा आ रहा है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि अम्लीकृत जो जल है, अम्लीकृत जल, क्योंकि 4 H+ लिया तो ये जो जल है ना अम्लीकृत है। ठीक है, जो अम्लीकृत जल है ना एक दुर्बल अपचायक है। ये क्या है, एक दुर्बल अपचायक है। अतः केवल प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मों को द्वारा ही ऑक्सीकरण संभव होता है। ठीक है, तो एक चीज मैं लेता हूं, जैसे मेरा CO3+ है। ठीक है, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये किस में चला जाएगा गुरुजी, ये CO2+ में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, CO2+ में। जब इसकी E0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो पता चलता है इसकी E0 की वैल्यू 1.2 वोल्ट आती है, मतलब बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब मैं इसी रिएक्शन को ऑक्सीकृत करवा रहा हूं, अपचयित करवा रहा हूं, किसके साथ, जल के द्वारा। अब कोबाल्ट 3+ है मेरा,
इसको मैंने किससे रिएक्शन करवाई गुरुजी, हाइड्रोजन H2O से, ठीक है। ये कोबाल्ट 3+ है, मैंने 4 CO3+ ले लिया। जैसे ये रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या गुरुजी, 4 CO2+ बन जाएगा, साथ में बनेगा क्या गुरुजी, O2 गैस, और साथ में क्या 4 हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा H+। तो देख कोबाल्ट का क्या हो गया, कोबाल्ट 3+ में था, किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। अब ये इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। किसके द्वारा अपचयन हुआ, जल के द्वारा। और जल का खुद का क्या हो गया, जल का खुद का ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया जल का खुद का। बैठ रही है बात समझ में, ध्यान दे बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, H+ तो 4H+ में चला गया, ठीक है। तो कोबाल्ट का तो क्या हो गया, अपचयन। इसी को बोलते हैं जल द्वारा अपचयन। जल द्वारा ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था किसका, मेटल्स का। और कौन सी मेटल थी, वो थी क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय धातुएं या फिर क्षारीय मृदा धातुएं। अब जल द्वारा जो अपचयन हो रहा है ना, ये किसका हो रहा है, कोबाल्ट का हो रहा है। किसका हो रहा है, कोबाल्ट का, ठीक है। ऐसा चीज आपको देखने को मिलती है, कोई दिक्कत यहाँ तक है। जल द्वारा ऑक्सीकरण में वो अभिक्रिया लिखनी है और जल द्वारा अपचयन में आपको यह अभिक्रिया लिखनी होती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा लिख लेना इसकी, ठीक है। थ्योरी आप इससे थोड़ी बहुत आप सारथी से भी यूज कर सकते हो इसकी थ्योरी, ठीक है। जब आप इस टॉपिक को लिख रहे होते हो तो सारथी से थोड़ी बहुत थ्योरी आप यूज कर सकते हो, पर ये एग्जाम्पल लिखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बेटा जी। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद में जल में रेडॉक्स स्थायित्व की जो व्याख्या करता है ना, वो तीसरा पॉइंट करता कौन, जल का स्थायी क्षेत्र। जल का स्थायी क्षेत्र कौन सा होता है, जल का स्थायी क्षेत्र, वो देखे एक बार, ठीक है। जल का स्थायी क्षेत्र से मतलब क्या होता है, ठीक है। जल का स्थायी क्षेत्र का मतलब होता है गुरुजी, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र, ठीक है, ऐसा क्षेत्र, ऐसा पीएच वाला क्षेत्र जिसमें जल का ना तो ऑक्सीकरण हो ना ही क्या हो, अपचयन हो, ठीक है। ना तो क्या हो, ऑक्सीकरण हो, ना ही क्या हो, अपचयन हो। क्या कहलाता है, मेरा जल का स्थायी क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी बात लिखनी है आपको, ठीक है। ऐसा क्षेत्र जिसमें, ऐसा पीएच का क्षेत्र जिसमें जल का न तो ऑक्सीकरण हो तथा न ही जल का अपचयन हो। क्या कहलाता है, जल का स्थायी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जल का स्थायी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ऐसा क्षेत्र जिसमें न तो जल का क्या ऑक्सीकरण हो, नहीं जल का क्या हो, अपचयन हो, क्या कहलाता है, मेरा जल का स्थायी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में। जल का स्थायी क्षेत्र पीएच तथा अपचयन विभव से निर्मित वह क्षेत्र होता है जिसमें जल ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों के प्रति क्या हो, स्थायी होता है। अर्थात क्या लिखेगा, अर्थात दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो क्या लिखेगा, जल का स्थायी क्षेत्र, जल का स्थायी क्षेत्र, जल का स्थायी क्षेत्र पीएच, क्या बेटा, पीएच तथा अपचयन, पीएच तथा अपचयन विभव से निर्मित, अपचयन विभव से निर्मित ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जल ऑक्सीकरण, जिसमें जल ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों के प्रति स्थायी होता है। दोनों के प्रति क्या होता है बेटा, स्थायी होता है। क्या कहलाता है, जल का स्थायी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आपको बनाना है कहाँ कहाँ जल स्थायी होता है वो देखिएगा। आपको सीधा सा एक तरफ तो क्या लेनी है, पीएच लेनी है, दूसरी तरफ क्या लेनी है गुरुजी, रेडॉक्स विभव, ठीक है। इधर तो अपचयन विभव लेना अपन को, अपचयन विभव, ठीक है, ऊपर की तरफ। और इधर क्या लेनी है, पीएच लेनी है। क्या लेनी है बेटा, पीएच। वो कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि पीएच स्केल पे कितना तक होता है, 13 14 तक होता है। अब जो इलेक्ट्रोड विभव है यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे होता है माइनस का 0.8 है, फिर आ जाएगा तेरा कितना बेटा 0.4,
ठीक है, क्योंकि कम होता जाता है। 0 किसका होता है, हाइड्रोजन का, फिर किस में आएगी, पॉजिटिव में वैल्यू, ठीक है, प्लस का 0.4, फिर प्लस का 0.8, ठीक है, प्लस में ध्यान देना ये, उसके बाद में क्या आ जाएगा तेरा प्लस का 1.2, ठीक है, ध्यान देना। अब जो रेडॉक्स विभव का जो स्टेबिलिटी एरिया होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, देख बेटा 0 से ऐसे तिरछी लाइन खींचनी है तेरे को। कैसे तिरछी लाइन, गुरुजी 0 को मिलाना मेरे को इस तिरछी लाइन से, ठीक है, और 1.2 से तेरे को तिरछी लाइन से मिलाना, ठीक है, ये दोनों तिरछी लाइन खींचनी है। फिर 4 से सीधी लाइन खींचनी है तेरे को, ठीक है, और इसी तरह 8 और 10 के बीच में क्या है 9, तो दोनों से सीधी लाइन खींचनी है। जो ये बीच का जो एरिया बन रहा है तेरा, ठीक है, जो बीच का एरिया बन रहा है, कौन सा एरिया गुरुजी, ये जो बीच का एरिया बन रहा है इसी को बोलते हैं जल का स्थायी क्षेत्र। ये क्या है, स्टेबिलिटी फील्ड है, स्टेबिलिटी फील्ड है ये तेरा जल का स्थायी क्षेत्र है। अब जल का जो स्थायी क्षेत्र कहाँ मिला तेरे को, रेडॉक्स विभव 0 से लेकर 1.2 तक, ठीक है, 1.2 तक अपचयन विभव वाला, और पीएच क्या 4 से लेकर 9 तक, 4 से लेकर 9 तक के बीच का जो एरिया होता है उसमें जल न तो ऑक्सीकरण करता है न क्या करता है, अपचयन करता है। तो क्या लाइन लिखेगा, लिख ले, ठीक है, ऊपरी रेखा लगभग 1 से लेकर 0.7 के मध्य तथा निचली रेखा माइनस का 0.6 से लेकर माइनस का 0.3 के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेरा क्या कहलाता है, पीएच 4 तथा 9 के बीच, ठीक है, पीएच 4 तथा 9 के बीच, पीएच 4 तथा 9 के बीच तथा अपचयन विभव 0 से लेकर 1.2 के बीच का क्षेत्र मेरा स्थायी क्षेत्र कहलाता है। दोबारा से सुन ले, पीएच 4 से लेकर 9 के बीच तथा अपचयन विभव 0 से लेकर 1.2 के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वो मेरा जल का स्थायी क्षेत्र कहलाता है। ये लाइन और लिख लेना, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में।